एक समय जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर हसीब द्रावू 2002 से 2005 के कालखंड में जब जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद को बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि अगर हम केंद्र सरकार से, मरकजी सरकार से तमाम पावर प्रोजेक्ट्स अपने वापस ले लेते हैं तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, हमें मरकज से बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जो मरकज़ के ऊपर या केंद्र के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है कि हमें अपने बजट के लिए केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ती है, पैकेजेस लेने पड़ते हैं, वो पैकेज लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कमाल दी उन्हें। और उन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बाद स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बड़ी कोशिश की कि केंद्र सरकार को कन्विंस किया जाए कि आप ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इस समय आपके पास हैं, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप हमें वापस दें। लेकिन केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के साथ भी इस पर डेलिब्रेशंस हुई। डेलिब्रेशंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनएचपीसी का ये कहना है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट वापस चाहिए तो इसके लिए आपको हमें एक अच्छी खासी मोटी रकम देनी होगी, और क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है ये इस बिना पर इन्वेस्टमेंट किया है कि इसका हमको कोई फायदा होगा। अगर हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है अभी इमीडिएट में, तो कम से कम उतना पैसा दे दीजिए जिस पैसे से हमारे लॉसेस कॉम्पेंसेट हो। और भी कई सारी बातें हुई, लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट्स वापस नहीं आए। उसके बाद से लगातार तोते की रट की तरह जम्मू कश्मीर के हर आम नागरिक के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि जनाब हम तो इतनी बिजली पैदा करते हैं कि अगर हमें बिजली बाहर बेचनी ना पड़ जाए तो जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली की जरूरतें जो हैं वो पूरी की जा सकती हैं। और अब पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री इल्तिजा मुफ्ती, जो इस समय पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने ये कहा, क्लेम किया कि हम अपनी ही पैदा की हुई बिजली बड़े महंगे दामों पर केंद्र सरकार से खरीदते हैं। अब ये जो बात उन्होंने कही है, ये किसने उनको कहा, ये कौन सा डाटा है जो उन्हीं के पास है जो किसी और के पास नहीं है, ये तो उन्हीं को बेहतर मालूम होगा। जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, पहली बात तो ये समझना तमाम आम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास गूगल है। आप गूगल करके दुनिया भर के पेपर जो पब्लिश हुए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल को लेकर और ख़ास तौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो पेपर ज़रूर पढ़िए। उन पेपरों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर ये कहा गया है कि ये पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग रन में किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी जगह के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसके बहुत सारे कारण बताए गए हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये कि जहां पर सर्दी होगी और 3-4 महीने जहां पर बर्फ रहती होगी, वहां वैसे ही जनरेशन इतनी कम हो जाती है कि जनरेशन कम होने के कारण उस समय आपको और ज्यादा बिजली जो है वो बाहर से खरीदनी पड़ सकती है। और आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है जिस थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 1000 मेगावाट 1200 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनती हो। अब इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट हमारे पास ना होने के कारण और डिपेंडेंस सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर होने के कारण हमारी परेशानियां दुगनी हैं। किसी भी बिल्कुल मामूली सी अक्ल रखने वाले एडब्ल्यू एक्सीएन को अपने पास बिठाकर अगर इल्तिजा मुफ्ती ने ये जानकारी लेने की कोशिश की होती कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कितनी बिजली पैदा करते हैं और उसके बाद हमें कितनी बिजली की ज़रूरत है, हमारी बिजली की खपत कितनी है, अगर ये सारे सवाल उन्होंने पूछे होते तो शायद वो उन्हें इतना बड़ा बखान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इतना ही नहीं, बल्कि अब अगर अपनी माताजी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से ही पूछती कि आप तो मुख्यमंत्री नहीं जम्मू कश्मीर की, तो आपने ही कम से कम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस लेने थे। अगर ये भी नहीं कर सकती थी तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ये गुजारिश करनी चाहिए थी कि जनाब 5 अगस्त 2019 तक तो आप ही लोग सत्ता में थे, 2014 तक तो थे आप लोग और उसके बाद तो पीडीपी थी, तो आप लोग इतने लंबे समय तक यानी 69 साल तक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस यानी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज प्लस कांग्रेस, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज माइनस कांग्रेस वाली सरकारें रही। किसी भी सरकार ने क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस क्यों नहीं लिए केंद्र सरकार से? और आज अगर काइंड एंड बिनोवलेंट बीजेपी नहीं है तो ये काइंड एंड बिनोवलेंट जो पहले सरकारें थी उन्होंने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? उसके बाद उन्हें यह सवाल भी पूछना चाहिए था पुरानी सरकारों से कि जनाब जहां तक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, आप भी जानते थे कि इनका पोटेंशियल कितना है
और आप अपने इंजीनियरों का पोटेंशियल भी जानते हैं, आपको बगलियार का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाने के लिए एनएचपीसी की जरूरत क्यों पड़ी? आपने ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो एनएचपीसी के हवाले क्यों किया? आपकी अपनी टीम कहां है जो उस बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को चलाए? और क्यों जब आप किसी को भी बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बनाकर भेजते थे, उसे क्यों लगता था ये मेरी पनिशमेंट पोस्टिंग है? वो वहां क्यों नहीं जाना चाहता था? किस लिए नहीं जाना चाहता था? ये सारे सवाल तो कम से कम पूछे जाने चाहिए ना। और उसके बाद एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सर्दियों में कितनी बिजली पैदा करता है, गर्मियों में कितनी बिजली पैदा करता है, और उसके बाद इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों को सस्टेन करने के लिए बिजली बेचना क्यों जरूरी है? ये सारे सवाल भी तो कम से कम पूछने चाहिए थे। चलिए, आपने नहीं पूछे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में दो सेक्टर्स में बने हैं, एक है सेंट्रल सेक्टर, दूसरा है स्टेट सेक्टर। यानी स्टेट सेक्टर में जम्मू कश्मीर ने अपने पैसे लगाए और सेंट्रल सेक्टर में सारी की सारी फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार ने की। जहां तक जो जम्मू कश्मीर के पास अपने पावर प्लांट्स हैं, वो केवल 18% बिजली पैदा करते हैं जितनी जरूरत हमें है। यानी 82% जो जरूरत हमारी है वो अपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पूरी नहीं होती। जहां तक सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशंस का ताल्लुक है, 70% बिजली हम वहां से लाते हैं और उसके बाद 12% बिजली हम आउटसोर्स करते हैं, पावर एक्सचेंज से या प्राइवेट सेक्टर से हम लोग खरीदते हैं। इस तरीके से हमारी बिजली की जो जम्मू कश्मीर की जरूरतें पूरी होती हैं। अब जहां तक जनरेशन का ताल्लुक है, जनरेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बगलियार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 900 मेगावाट के करीब करीब पैदा करता है, लेकिन क्या कभी अभी आपने मालूम करने की कोशिश की कि क्या पूरा 900 मेगावाट हर दिन पैदा करता है? यह जानने की भी जरूरत है। उसके अलावा अपर सिंध, लोअर झेलम, चिनैनी, ये सब मिलाकर 250 मेगावाट के करीब करीब जो है जनरेट करते हैं, लेकिन 250 मेगावाट भी पूरा जनरेट नहीं करते, 900 मेगावाट भी पूरा जनरेट नहीं करते। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में जो पावर जनरेशन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। यानी आप ये कहेंगे कि नहीं 900 मेगावाट तो 900 मेगावाट ही जनरेट करेगा, ऐसा नहीं होता। तो जो क्यूमुलेटिव, इसका मतलब टोटल पावर जनरेशन जो है पूरे यूटी के जनरेटिंग स्टेशंस में 1100 से लेकर 1140 मेगावाट है, लेकिन ये जनरेशन जो है सर्दियों में पहुंच जाती है 200 मेगावाट के करीब करीब, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा पानी घट जाता है और उस समय आपकी पीक जनरेशन, पीक जो डिमांड होती है वो 3000 मेगावाट के करीब करीब होती है, 3100 मेगावाट के करीब करीब होती है। अब बताइए वो कहां से लाएंगे? तो जाहिर सी बात है आपको खरीदनी पड़ती है। उसके बाद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जहां तक ताल्लुक है, आपकी 1140 मेगावाट के करीब करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसमें से 1030 मेगावाट जो है वो जम्मू कश्मीर में यूटिलाइज होती है और 150 मेगावाट के करीब करीब ही जम्मू कश्मीर से बाहर बेची जाती है। यानी कुल 150 मेगावाट बिजली आप बेचते हैं, इससे ज्यादा बिजली आप नहीं बेचते हैं। और पहले अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ये सारी जानकारी लेनी चाहिए थी। अब जहां तक ताल्लुक है कि इस समय जम्मू कश्मीर की हालत क्या है, अब जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है बुरसल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स के ऊपर काम चल रहा है, वो स्कीमें जब मुकम्मल होंगी उसके बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या रहेगी। जहां तक टैरिफ का ताल्लुक है, वो भी पूरे मुल्क के मुकाबले में हमारा सबसे कम है। आप दिल्ली में रहती हैं, आप मालूम कर सकती हैं कि फी यूनिट लोग वहां पर कितना पे कर रहे हैं। उसके बाद ये तमाम चीजें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस धारणा को अपने दिमाग और अपने दिल से बाहर निकाल दीजिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो हाईएस्ट पावर जनरेटिंग यूनियन टेरिटरी है देश में। इस धारणा को सबसे पहले आपको अपने दिल और अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। उसका कारण यह है कि जब तक आप इस धारणा को अपने दिमाग और दिल से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और अगर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अपने वक्त में, अपने दौर में काम किया होता तो शायद आज स्थिति बिल्कुल अलग होती। पीडीपी के नेता के लिए और आम जनता के लिए भी यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में 5 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। इनमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 5 पे उत्तर प्रदेश। 31,000 मेगावाट के करीब करीब बिजली जो है वो महाराष्ट्र पैदा करता है। 26,000 मेगावाट के करीब करीब बिजली गुजरात पैदा करता है। तमिलनाडु में लगभग 20,000 मेगावाट के करीब करीब बिजली पैदा होती है और आंध्र प्रदेश में 17,000 मेगावाट के करीब करीब बिजली पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में 14,000 मेगावाट के करीब करीब बिजली पैदा होती है। जम्मू कश्मीर कहां खड़ा है?
पिछले 69 सालों में जम्मू कश्मीर में बिजली को लेकर क्या कुछ हुआ है वो पीडीपी की नेता मुझसे बेहतर जानती है। कभी पूछे मुजफ्फर हुसैन बेग से बिठाकर उन्हें कि जम्मू कश्मीर के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की कहानी क्या है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि किकबैक्स क्या होती हैं, किसने किकबैक्स ली, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो इसलिए जब हम ये कहना और ये बेचना शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर में आम लोगों को कि जनाब सबसे ज़्यादा बिजली हम पैदा करते हैं और हम ही को बिजली खरीदनी पड़ती है, आप वहम और सिर्फ वहम की दुनिया में आप सच्चाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के पास इतनी बिजली है ही नहीं जितनी बिजली की जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है। और जिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों का आप ढोल बजाते हैं, उन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से इतनी बिजली पैदा ही नहीं होती कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकें।